दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका भाई धीरेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ। दोस्तों, आज कुछ देश से संबंधित बातें करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ और ख़ासकर आज मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों से बात करने आया हूँ। दोस्तों, मेरा मानना है कि हर आदमी को अपनी बात कहने का, अपने विचार रखने का, अपनी जो भी उसके दिल में है उसको रखने का अधिकार होना चाहिए। और ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में हर भारतीय का मौलिक अधिकार भी है। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा अपने दिमाग से कांग्रेस, बीजेपी या किसी पार्टी से हट के एक आम भारतीय की तरीके से मेरे इस वीडियो को देखना और उस पर विचार करना। दोस्तों, अभी पिछले हफ्ते राहुल गांधी अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में गए। उनका वहाँ एक कार्यक्रम था, मीटिंग चल रही थी, कन्वर्सेशन, उनकी बातचीत हो रही थी पत्रकार से। तब तक राहुल गांधी ने बीच में जो फर्स्ट रो होता है, जो मीडिया के लिए लगाया जाता है या गेस्ट के लिए लगाया जाता है, उसके फर्स्ट रो में एक सिख जर्नलिस्ट बैठा था। राहुल गांधी ने उस मीडिया सेशन में कहा कि हिंदुस्तान में, भारत में सिखों को पगड़ी नहीं पहनने दिया जाता, सिखों को कड़ा नहीं पहनने दिया जाता, उनको गुरुद्वारा नहीं जाने दिया जाता। उसके बाद जो वो सिख पत्रकार बैठा था, उसको राहुल गांधी ने कहा, आप खड़े होइए, बताइए क्या मैं सही बोल रहा हूँ। उस सिख पत्रकार ने कोई जवाब नहीं दिया और बात दूसरे मैटर पर, दूसरे टॉपिक पर होने लगी। राहुल गांधी जी ने जो कहा, क्या वो सच्चाई है? भारत के कौन से सिख को कड़ा पहनने पर, पगड़ी पहनने पर, गुरुद्वारा जाने पर उसके कोई पाबंदी है? क्या साबित करना चाहते हैं आप? दोस्तों, आप जानते हैं कि 80 और 90 का दशक का कितना खूनी इतिहास है पंजाब के अंदर। अलगाववादियों ने पूरे पंजाब के अंदर तहस नहस मचा रखा था, जो 90 के दशक आते आते थोड़ा कम हुआ। लेकिन आज भी पंजाब में अलगाववादी, खालिस्तान की मांग करने वाले संगठन आज भी जिंदा हैं। और आपने नाम सुना भी होगा, जो खालिस्तानी मूवमेंट का जो हेड है गुरवंत सिंह पन्नू, जो इस समय विदेश में है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राहुल गांधी ने जो वाशिंगटन डीसी में जो इंटरव्यू दिया है कि सिखों के पगड़ी पहनने पर रोक है, कड़ा पहनने पर रोक है, गुरुद्वारे जाने पर रोक है,
ये पूरी तरीके से सच है और पंजाब के लोगों को कांग्रेस पार्टी का समर्थन करना चाहिए। क्या उसी उग्रवाद की, उसी आतंकवाद की आग में फिर से पंजाब को झोंकना चाहते हैं क्या आप? जो मुंह में आया वही बोलते अरे माना हमारे देश में हैं थोड़ी बहुत समस्याएं, किस देश में नहीं होती हैं? अमेरिका में ब्लैक लोगों के साथ हैं, नीग्रो के साथ हैं, हर देश में समस्याएं हैं। चीन में उइगर लोगों के साथ में है, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ में है, हिंदुस्तान में दलितों के साथ में चुटपुट घटनाएं हो जाती हैं, मुसलमानों के साथ हो जाती हैं। लेकिन ये हमारे देश के अंदर का मामला है। हमारे देश में एक कानून है, एक न्यायिक प्रक्रिया है, एक संविधान है। जो कानून अपने हाथ में लेता है उसको कानून के हिसाब से सज़ा मिलती है। लेकिन विदेश में जाके, अंग्रेज़ों की धरती पे जाके आप भारत को बदनाम मत करिए। क्या चाहते हैं आप? केवल आपको सत्ता चाहिए। आपने 4000 किलोमीटर पदयात्रा करी, आपने मोहब्बत की दुकान खोली, आपने ना जाने क्या क्या किया। ना आपकी 4000 किलोमीटर की पदयात्रा आपके काम आई, ना आपकी मोहब्बत की दुकान आपके काम आई, ना आपकी दाढ़ी आपके काम आई। आपको आप अंत में आपके काम भारत का संविधान ही आया, जिसकी आड़ में छुप के एक संविधान बचाओ गैंग बना के इस देश के गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों से कहा कि संविधान बदल जाएगा, कांग्रेस को वोट दो। लोगों ने बात मानी, आपको वोट दे दिया तो 48 से 99 की संख्या पे पहुंच गए। ये आपकी भारत जोड़ो यात्रा ने आपको 99 पे नहीं पहुंचाया। आपको आपकी मोहब्बत की दुकान ने 99 पे नहीं पहुंचाया। आपको इस देश के संविधान ने 99 पे पहुंचाया। भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ का एक कोड मुझे याद आ रहा है। उन्होंने एक लॉ यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम के अंदर कहा था कि भारत का संविधान उन लोगों की भी रक्षा करता है जो संविधान से नफरत करते हैं। आपने 55 साल इस देश पे राज किया, ठीक है, आपने क्या क्या नहीं किया इस देश में। किस तरीके से आपके दादा ने, आपकी दादी ने, आपके पूर्वजों ने इस देश को अपना मालिकाना हक इस देश के ऊपर समझा। आज बीजेपी अगर सत्ता में है तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। आपकी नीतियां गलत थीं। आपने इस देश के लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, उनके साथ न्याय नहीं किया, इसलिए लोग आपसे दुखी होकर बीजेपी में गए। अगर आपने अच्छा काम किया होता तो आज बीजेपी सत्ता में नहीं होती। इस देश के गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों ने आंख बंद करके 75 साल आपको वोट दिया। क्या मिला उनको? आज आप कह रहे हैं कि सरकारी इंस्टीट्यूशन खतरे में है। अरे आपकी सरकार में भी सरकारी इंस्टीट्यूशन खतरे में थे।
बीजेपी की सरकार में भी सरकारी इंस्टीट्यूशन खतरे में है। तो केवल सत्ता के लिए भारत की बदनामी विदेश की धरती पे जाके आप मत कीजिए। हमने 1919 में साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? कांग्रेस पार्टी ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? साइमन कमीशन क्यों आया था भारत में? साइमन कमीशन भारत के गांवों में घूम घूम कर, ढाणी ढपाणियों में घूम घूम कर लोगों की ज़िंदगी को देखना चाहता था, उनके रहन सहन को देखना चाहता था, उनकी दुख तकलीफ़ों को देखना चाहता था और उसको एक रिपोर्ट तैयार करनी थी साइमन कमीशन को। और उस रिपोर्ट के आधार पर जो भारत का 1935 का कानून बना, उस कानून में उस गांव ढाणी ढपाणी के लोगों को अधिकार देने थे। आपने क्यों विरोध किया? कांग्रेस पार्टी ने क्यों विरोध किया? कि अंग्रेज़ों को पता न चल जाए कि हम दलित को कुएं से पानी नहीं पीने देते हैं। अंग्रेज़ों को पता न चल जाए कि इस देश के अंदर खुमारों को केवल मिट्टी का बर्तन बनाने का अधिकार है, वो पढ़ नहीं सकते हैं, वो राजा नहीं बन सकते हैं। उनको पता न चल जाए कि जाति के आधार पर ये जो छोटी छोटी जातियों के लोग हैं, इनके काम बटे हैं, ये उन्हीं काम में रह सकते हैं, दूसरे काम में नहीं जा सकते हैं। इसीलिए तो आपने विरोध किया था ना, कि अंग्रेज़ों को ना पता चले। और आज आप जा के डंका पीट रहे हैं, वो भी झूठा। अरे हमारे साथ भी, हम भी परेशान हैं, हमारे साथ भी जुल्म जाति अत्याचार होते हैं। हमको तो रोज़ जातिवाद का सामना करना पड़ता है, तमाम समस्याएं हमारे जीवन में हैं। लेकिन हमने सिस्टम से शिकायत की, सरकार से शिकायत की, लेकिन विदेश की धरती पर हमने कभी अपने देश की बात को, अपने घर के अंदर की परेशानी को, कमजोरी को हमने कभी किसी दूसरे मुल्क के सामने नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि ज़रूर आज हमारे जीवन में दुख मुसीबत है, परेशानियां हैं। हम अपने कानून से, अपनी सरकार और अपने संविधान के माध्यम से उनको दूर करेंगे। हमारे संविधान में पार्टी बनाने का, MP MLA बन के सरकार बनाने का, सरकार बन के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए काम करने का अधिकार हमारे संविधान में है। हम उस संविधान का इस्तेमाल करके हम राज में हिस्सेदारी गरीब लोगों की डालेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे और अपनी दुख मुसीबत को अपने घर में दूर करेंगे। विदेशों में जाके थोड़ी बदनामी करेंगे अपने देश की। लेकिन आपको पता नहीं क्या हो गया है, आपको सिर्फ बस किसी तरीके से आपको सत्ता मिल जाए। सत्ता मिल जाएगी भाई, अरे वैसे काम तो करो, आप जनता का दिल जीतो, लोगों के काम करो। जरूर 55 साल जब आपके परिवार को सत्ता इस देश की जनता ने दिया तो फिर देगी, उस लायक काम तो करो आप। लेकिन आप लोगों ने झूठ की बुनियाद पर इस देश के ऊपर राज किया। अरे बीजेपी में, मैं कोई बीजेपी का एजेंट नहीं हूँ, मैं भी बीजेपी का विरोधी हूँ। लेकिन देश हित की जब बात होगी, समाज हित की बात होगी, तो हम न बीजेपी, कांग्रेस, हिंदू, मुसलमान, दलित, पिछड़ा, यादव, कुर्मी, जाट, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ अपने देश से मतलब है। अपने देश की एकता, अखंडता कैसे बरकरार रहे, उसके लिए हम लोग
सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं। तो मैं कांग्रेस के लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, क्या राहुल गांधी ने वाशिंगटन डीसी में जो बात कही वो बात क्या सही थी? क्या भारत के सिखों का अपमान नहीं हुआ? क्या भारत के संविधान का अपमान नहीं हुआ? क्या भारत के 140 करोड़ लोगों का अपमान राहुल गांधी ने नहीं किया? तो यही बातें आप लोगों से कहना चाहता था। राजनीति हम करते हैं, राजनीति करेंगे। हमारे मुद्दे हैं, हम अपने मुद्दे जनता के सामने जाके बताते हैं। जनता हमारे मुद्दों को सुनती है, विचार करती है। जनता को अगर हमारे मुद्दे अच्छे लगते हैं तो जनता हमें चुनती है। जनता को हमारे मुद्दे अच्छे नहीं लगते हैं, जनता हमें नहीं चुनती है। मैंने पार्टी बनाई, असेंबली का चुनाव लड़ा, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा। मैंने जनता के सामने जाके अपनी बात रखी, अपना विजन रखा कि मैंने पार्टी क्यों बनाई है, मैं क्या करना चाहता हूँ, MP MLA बनूंगा तो क्या करूँगा। मैंने अपनी बात जनता के सामने रखी। जनता ने मेरी बात सुनी, लेकिन जनता ने अभी मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा कि अभी रुको, अभी थोड़ा तुम्हारा जो है परीक्षा अभी और तुम्हारी बाकी है। मैं कभी मैंने कहा, मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कभी किसी आदमी से नहीं कहा कि फलानो वोट कौन दियो, जाट को नहीं दिया, ठाकर को नहीं दिया, वो नहीं दिया। वोट उनके हाथ में है देना। जब मैं अच्छा काम करूंगा, उनको जब मैं महसूस कराऊंगा कि मैं उनके लिए बेटर हूं, उनके लिए अच्छा काम कर सकता हूं, जब मैं युवाओं को भरोसे में ले पाऊंगा कि मैं आपके लिए रोजगार की व्यवस्था करूंगा, जब मैं किसानों को कॉन्फिडेंस में ले पाऊंगा कि मैं आपके खेती बाड़ी में मुझसे जो भी मदद हो सकती है आपकी मदद करूंगा, गरीब लोगों से पीड़ित लोगों को जब मैं ये इंश्योर कर पाऊंगा कि आपके साथ थाना, तहसील, कोर्ट कचहरी में जुल्म, जाति, अत्याचार नहीं होने दूंगा, जब वो मेरी बात से सेटिस्फाइड हो जाएंगे, मेरी बात से संतुष्ट हो जाएंगे, उस दिन मुझे वोट दे देंगे। उस दिन मैं MLA बन जाऊंगा, उस दिन मैं MP बन जाऊंगा, उस दिन मेरी सरकार में हिस्सेदारी पड़ जाएगी। राजनीति हम लोग राजनीति करने आए हैं देश के लिए, कि सत्ता में आके इस देश का कितना ज़्यादा से ज़्यादा भला किया जा सकता है। नए नए आइडिया लेके आए, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, महिलाओं की सुरक्षा मजबूत कैसे हो, इस देश का किसान मजबूत कैसे हो, इस देश के ट्रक ड्राइवरों की जो समस्या है वो कैसे दूर हो, इस देश के जो मज़दूर हैं उनके जीवन में जो प्रॉब्लम है उनको कैसे दूर किया जाए। ठीक है, उसके लिए नए नए एक्सपेरिमेंट करेंगे, नए नए आइडिया लेके आएंगे, उनको एम्पावर करेंगे। क्योंकि मैं शुरू से कहता हूँ कि देश को अगर मजबूत करना है, देश को अगर महाशक्ति बनानी है, तो देश के लोगों को सबसे पहले मजबूत करना पड़ेगा। जब तक इस देश के अंदर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समानता नहीं होगी, आर्थिक बराबरी नहीं होगी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, लोगों के पास खाना, रोटी, कपड़ा, मकान नहीं होगा, तब तक ये देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए लोगों को लगता है कि कोई देश कोई ज़मीन का टुकड़ा थोड़ी है। देश किसे कहते हैं? किसी ज़मीन के टुकड़े को देश थोड़ी कहते हैं। ज़मीन के टुकड़े से देश नहीं बनता है।
देश देश के लोगों से बनता है। भारत के 140 करोड़ लोग देश हैं, इनको मजबूत करना पड़ेगा। तो इस नियत से हम लोग राजनीति में आए हैं। जो लोग मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, आप लोग देखते होंगे, मैं किसी पद पे नहीं हूँ, न मैं एमपी हूँ, न एमएलए हूँ, न पंच हूँ, न सरपंच हूँ, कुछ नहीं हूँ। मैं आपकी तरीके से ही एक आम आदमी हूँ। लेकिन कुछ पढ़ने का, लिखने का, कुछ सीखने का मौका मिला, कुछ उस लायक बने कि कुछ लोगों की मदद कर सकें। कोई ऐसी जाति का आदमी नहीं है जो मेरे ऑफिस पे नहीं आता है और वो ये उम्मीद लेके आता है कि धीरेंद्र वर्मा के पास चलेंगे तो धीरेंद्र वर्मा कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। और जो भी मेरे पास आता है, मैं उसकी जो मदद कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं उसकी सारी समस्याएं दूर कर दूंगा, मेरे पास कोई जादू की छड़ी है, लेकिन मुझसे उसकी मदद करने में जो भी सहयोग होता है, मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ। 24 घंटे में कभी भी मेरा मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होता है। रात को 12-12, 1-1 बजे तक फ़ोन आते हैं और मैं फ़ोन उठाता हूँ। क्यों उठाता हूँ पता है? फ़ोन इसलिए उठाता हूँ कि पता नहीं कोई किस मजबूरी में हो। मैं फ़ोन ना उठाया तो उसका कितना बड़ा नुकसान हो जाए, तो मैं फ़ोन उठा के उसका जवाब देता हूँ और उनको संतुष्ट करता हूँ। तो दोस्तों, करने को तो बहुत सी बातें हैं। आप लोग देख ही रहे हैं कि इस देश के जो नेता हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, उनका मकसद क्या है। बस उनका एक ही मकसद है, पैसा लगे, दारू लगे, शराब लगे, मीठ लगे, भाई भाई को लड़ाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बस चुनाव जीतना है। चुनाव जीतना है। चुनाव क्यों जीतना है? रौब दिखाना है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना है, टोरा दिखाना है। सिर्फ यही मकसद है उनका। कोई जन भावना की नियत से राजनीति में नहीं आते हैं, कोई देश हित की भावना से राजनीति में नहीं आते हैं। 99% लोग आज राजनीति में केवल अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए आ रहे हैं कि मैं सरपंच बन जाऊं, मैं एमपी बन जाऊं, मैं एमएलए बन जाऊं, मैं उधर बंगला बना लूं, अपने बच्चे को विदेश भेज दूं, उधर कर दूं, ये कार खरीद लूं, अपने भांजे के भात में 10 लाख रुपए भर दूं, अपनी बेटी की शादी में 50 लाख लगा दूं। ये लोगों का राजनीति में आने का मकसद है। कैसे देश आगे बढ़ेगा मेरे भाई? लेकिन गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी भी है। क्यों? क्योंकि हम लोग पार्टियों में बटे हुए हैं। हमको कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है, बस पार्टी। मैं कांग्रेस का हूं, मैं बीजेपी का हूं, मैं कम्युनिस्ट का हूं, मैं फलाना का हूं, मैं ढिमका का हूं। मैं आपसे पूछता हूं, पार्टी बड़ी है कि देश बड़ा है? देश बड़ा है मेरे भाई, पार्टी बड़ी नहीं है। आप जिस पार्टी में हैं वो पार्टी भी अगर अच्छा कैंडिडेट ना दे तो आप उस कैंडिडेट का बहिष्कार करो, वो पार्टी अगली बार अच्छा कैंडिडेट देने के लिए मजबूर हो जाएगी। लेकिन पार्टियों को पता है ये बेवकूफ़ लोग सब पार्टी से बंधे हुए हैं। आपा तो कैसा भी काट का उल्लू इधर जयपुर से भेजेंगे, इधर से भेजेंगे और उधर से
वो वोट दिला के एमएलए बना के वापस ले आएंगे, पता है उनको, और वो हमारी नासमझी का फायदा उठा रहे हैं। देखा आपने 45 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर पकड़े गए। अगर एसओजी जांच नहीं करती तो क्या कभी ये पकड़े जाते? छोटा सा मामला है ये तो। गरीब आदमी कितनी दुख मुसीबत से अपने बच्चे को पढ़ाता है, कोचिंग कराता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के कोई नौकरी पा जाएगा तो हमारे जीवन में भी कुछ उजाला हो जाएगा। लेकिन जो राजस्थान में हो रहा है, जो पेपर माफिया, नौकरी माफिया, कभी आपके बच्चे को नौकरी मिलेगी? नौकरी पढ़ाई के आधार पे नहीं मिल रही है, मेहनत के आधार पर नहीं मिल रही है। नौकरी जिसका जितना अच्छा कनेक्शन है नेताओं से और जिसके पास जितना मोटा पैसे का बंडल है, उसकी है नौकरी। और आप यकीन मानेंगे कि मैं तो कई पुलिस वालों से मिलता हूँ, डिप्टी एसपी से मिलता हूँ और ये सब इंस्पेक्टरों से भी मिलता हूँ। मैं उनको सुनता हूँ जब मैं थाने में जाता हूँ या कहीं जाता हूँ, उनके बिहेवियर को मैं देखता हूँ, उनके बात करने के तरीके को देखता हूँ, वो कैसे हैंडल करते हैं उसको। आप यकीन नहीं मानेंगे ना, मैं तो ये जितने 99% ये थानेदार, सब इंस्पेक्टर, पटवारी, ये एसडीएम, ये डिप्टी एसपी, इनको मैं अब शक की निगाह से देखता हूँ कि ये सब पेपर चोरी करके बने हैं। और आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जो आरपीएससी के मेंबर हैं, वो पकड़े जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नौकरियां ज्ञान के आधार पे मिल रही हैं कि पैसे और सोर्स के आधार पे मिल रही हैं। तो दोस्तों, आज मैं कई ऐसे इंसिडेंट हैं, मैं आपको बताने लगूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। पूरा नेटवर्क चल रहा है। बस मैं जब देखता हूँ, लोगों से बात करता हूँ और लोगों से मिलता हूँ, थोड़ी देर उनको सुनने के बाद हर आदमी का एक ही एजेंडा है, पैसा कहाँ से आएगा। हर आदमी का फोकस पैसा कमाने पर है। पैसा कमाने से नहीं आता है मेरे भाई, नोट कर लो। पैसा मेहनत करने से नहीं आता है, नोट कर लो। एक चेजा भाटा पे जो मजदूरी करने जाता है, उससे ज़्यादा कोई मेहनत करता है क्या? 8 घंटे खून पसीने जलाता है, लेकिन फिर भी वो गरीब का गरीब ही रहता है। पैसा स्किल से आता है, पैसा हुनर से आता है, पैसा काबिलियत से आता है। अपने अंदर हुनर पैदा करो, अपने आप को काबिल बनाओ, अपने अंदर ज्ञान पैदा करो। पैसा आपके पीछे पीछे, पैसा ज्ञान का बाई प्रोडक्ट है। ज्ञान पैसे का बाई प्रोडक्ट नहीं है। पैसे से आप ज्ञान नहीं खरीद सकते हो, लेकिन ज्ञान से आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। लेकिन ज्ञान कोई नहीं चाहता है,
सबको पैसा चाहिए और पैसे के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। पेपर बेच देंगे, ज़मीन की ठगी कर लेंगे, स्मैक बेच लेंगे, गांजा बेच लेंगे, थाने में दलाली कर लेंगे, ठीक है, हर काम वो कर लेंगे। MP MLA की चमचागिरी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। एन केन प्राकणेन उनको सिर्फ पैसा चाहिए। तो दोस्तों, मैं तो आपसे यही कहने आया हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि इस व्यवस्था को हम सबको जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ के इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। ये लड़ाई इस देश की है। मुझे नहीं पता है मैंने जो ये रास्ता चुना है, इस रास्ते पर मैं कहाँ तक जाऊँगा, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ वो देश हित का रास्ता है। मुझे ये ज़रूर पता है कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ वो इस देश के गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों के जीवन में खुशियाँ लाने का रास्ता है। दोस्तों, मैं कितनी विषम परिस्थितियों में, कितने चैलेंजेस के सामने खड़ा हूँ। लोगों ने बहुत दबाने की कोशिश की। लोग कहते थे अरे 1 महीने 2 महीने 4 महीने की बात है, सब चले जाएंगे, बहुत देखे हैं ऐसे। आपको पता है कि मैं क्यों टिका हूँ? पता है आपको मैं क्यों टिका हूँ? मैं टिका हूँ उसके पीछे सिर्फ 2 रीज़न हैं, 2 कारण हैं। पहला कारण, मैं ईमानदार हूँ। दूसरा कारण, मैं चरित्रवान हूँ, इसलिए मैं टिका हूँ। और मैं देश के लिए काम करना चाहता हूँ, गरीब लोगों के जीवन में खुशियाँ लाना चाहता हूँ। इसलिए जो परमात्मा है ना ऊपर जो बैठा है, ये प्रकृति, ये मेरी मदद करती है। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, आपको पता है पार्टी चलाने में पैसा लगता है, ऑफिस का रेंट है, गाड़ी का फ्यूल है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ऑफिस बियरर का खर्चा है, आने वाले गेस्ट हैं उनका चाय का खर्चा है, अखबार का खर्चा है। लेकिन जब भी मेरे ऊपर मुसीबत आती है तो परमात्मा कहीं ना कहीं से मेरा इंतजाम करा देता है। मैं सच्चे नियत से इस मिशन मूवमेंट को चला रहा हूँ, इसलिए चल रहा है। और बहुत से लोगों को ये लगता होगा कि धीरेंद्र वर्मा का मकसद केवल MP MLA बनना है। MP MLA बनना ही केवल मकसद नहीं है। MP MLA तो इसलिए बनना चाहते हैं कि लोगों का भला कर सकें, लोगों के जीवन में खुशियां ला सकें, इसलिए MP MLA बनना चाहते हैं, इसलिए चुनाव लड़ते हैं। और केवल MP MLA बनके या सरपंच बनके या जिला प्रमुख बनके या पंचायत समिति का चेयरमैन बनके बनना होता अगर सपना, तो मैं कांग्रेस, BJP, कम्युनिस्ट किसी पार्टी में जा सकता था। लोग हाथों हाथ मुझे ले लेते और मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं कभी चुटकी बजाते हुए चुनाव जीत जाता। लेकिन मैंने कहा मैं जीवन में कभी चुनाव ना जीतूं, कभी पंच भी ना बनूं, चाहे मेरा पूरा जीवन इसी तरीके से संघर्ष में निकल जाए। लेकिन मैंने जो संकल्प लिया है इस देश के लिए, इस देश के गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों के लिए,
इस संकल्प से कभी पीछे नहीं हटूंगा और न मुझे कोई डरा सकता है, न रोक सकता है, न झुका सकता है। मैं इस लड़ाई को जो मैंने शुरू किया है, कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, मैं इसको अपने जीवन की आखिरी सांस तक चलाऊंगा। अगर इस लड़ाई को लड़ने से मुझे कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ मेरी मौत रोक सकती है, दूसरा कोई नहीं रोक सकता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भीम, जय भारत।